वालेकुम। स्क्विंट के एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले मैंने आपसे कहना था कि आई एम सो सॉरी फॉर द लास्ट लेक्चर ऑफ द स्क्विंट। उसमें ये था कि मैनिफेस्ट स्क्विंट के बारे में था और उसमें ना कुछ गड़बड़ हो गई थी, मीन्स दैट एडिटिंग वगैरह में ना आगे पीछे हो गया था। तो इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ करते हुए ना मैं आपको उसके बारे में ना बता देती हूँ लेक्चर के दौरान। इंशाल्लाह आपके उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे अगर आपको वो देख के समझ नहीं आई होगी, बिकॉज कुछ लोग कह रहे थे कि कन्फ्यूजन हो रही है ना, तो उसके लिए। अब सबसे पहले देखें कि ऑक्यूलर मोटिलिटी एंड स्क्विंट। तो मैंने आपको बताया था कि एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हमारे होते हैं, 4 एक्टाइल मसल्स होते हैं और 2 ओब्लिक्स होते हैं, ठीक है। सुपीरियर और इन्फीरियर ओब्लिक्स होते हैं और इसको जल्दी से रिव्यू करेंगे ताकि एमसीक्यूज़ के लिए सॉल्व हो जाए, ठीक है। और सुपीरियर और इन्फीरियर ओब्लिक्स होते हैं और 4 एक्टाइल मसल्स होते हैं, सुपीरियर, इन्फीरियर, मीडियल एंड लेटरल रेक्टस, ठीक है। और इसके अलावा ये होता है कि ये इनके जो ओरिजिन पॉइंट होता है, दिस इज़ योर एमसीक्यू। ये आया हुआ है कि कॉमन एनुलर टेंडन ऑफ जिन से जो है ये अराइज करते हैं, जो कि ऑप्टिक फोरामेन के अराउंड होता है एट द एपेक्स ऑफ ऑर्बिट। स्क्विंट के लेक्चर में मैंने आपको ये जगह दिखाई थी जहाँ से ये कॉमन टेंडन से ये सारे मसल जो है अराइज हो रहे होते हैं, रेक्टाइल मसल्स, ठीक है। इनमें से हमारे सुपीरियर रेक्टस, लेटरल रेक्टस, इन्फीरियर और मीडियल रेक्टस होते हैं। और इनकी जो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमें मीडियल रेक्टस से स्टार्ट करना है, मीडियल, सुपीरियर और लैटरल और इन्फीरियर, ठीक है। इस तरह से हमने जाना है और इसको हमने इस तरह से याद करना है इनकी लेंस को। तो मीडियल से स्टार्ट हो जाओ 5.5, ठीक है। और 5.5 से हमने मीडियल से इन्फीरियर की तरफ जाना है, ठीक है। मीडियल से इन्फीरियर की तरफ जाना है। तो मीडियल सबसे पहले 5.5 है, फिर इन्फीरियर की तरफ जाएंगे तो 6.6 है, फिर सुपीरियर की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा 7.7, फिर लैटरल की तरफ आएंगे तो 7, ठीक है। तो ये है इसकी लेंस। वी हैव द मीडियल रेक्टस, वी हैव द inferior rectus, we have the lateral rectus and we have the superior rectus, ठीक हो गया। तो अब यहाँ से हमने स्टार्ट किया 5.5, ठीक है, 6.6, फिर 7 और फिर 7.7, ठीक है। मतलब नीचे से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मीडियल से सुपीरियर की तरफ। तो ये आपकी लेंस हैं, ये आपको आती हैं, ठीक है। किस तरह से पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इंसर्शन मतलब जो इनकी होती है एट द लिम्बस, ठीक है, उसके डिस्टेंसेस जो हैं वो किस तरह से वेरी कर रहे हैं। तो वो ये इस तरह से पूछ सकते हैं कि इसके क्या डिस्टेंस है, इसका क्या डिस्टेंस है, तो आपको आना चाहिए। सुपीरियर इन्फीरियर ओब्लिक्स होते हैं और इस तरह से देखें, इन्होंने सर्कल बना के आपको दिखाया है। सुपीरियर इन्फीरियर ओब्लिक्स होते हैं, इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट आता है एमसीक्यू कि सुपीरियर ओब्लिक जो होता है ये सबसे लॉन्गेस्ट मसल होता है हमारी आई का, ठीक है। और जो इन्फीरियर ओब्लिक होता है ये हमारा शॉर्टेस्ट मसल ऑफ आई बॉल होता है, ठीक है। ये इनके बारे में एमसीक्यू आता होता है। उसके बाद इनकी नर्व सप्लाई में एमसीक्यू आया हुआ है कि जो कौन सी ऐसी मसल है जिसको थर्ड नर्व सप्लाई नहीं करती। तो वो ये 2 ही होते हैं ना, SO4 और LR6। तो ये तो आप एमसीक्यू इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये आपको आना चाहिए। फिर इसमें जो आता है इंटॉरियन, ठीक है। इंटॉरियन के बारे में एमसीक्यू आया हुआ है और वो ये होता है कि इंटॉरियन जो होती है उसमें क्या होता है, जो कॉर्निया की अपर पोल होता है, मींस देख के जो 12 क्लॉक वाली पोजीशन होती है, वो जब नेज़ली मूव करती है या हम कह सकते हैं कि मीडियली मूव करती है, तो उसको हम इंटॉरियन कहते हैं। दिस इज़ योर एमसीक्यू। एक्सटॉरियन इसके ऑपोजिट होगा कि टेम्पोरल साइड पे जो आई बॉल मूव करेगी, दैट इज़ एक्चुअली एक्सटॉरियन, ठीक हो गया। तो ये आपका एमसीक्यू आया हुआ है। उसके अलावा जो एमसीक्यू आया हुआ है मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे होते हैं रेक्टाई, ठीक है, जो हमारे रेक्टाई होते हैं वो हमारे ऑर्बिटल एक्सिस के साथ 23 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और जो हमारे होते हैं ओब्लिक्स, ठीक है, वो 51 डिग्री का एंगल बनाते हैं प्राइमरी पोजीशन में, ठीक है। तो ये आपको नज़र भी आ रहा है कि दिस इज़ द ऑप्टिकल एक्सिस, ठीक है। उसके साथ आपका जो एंगल बन रहा है, आपके जो रेक्टाई हैं उनका 23 डिग्रीज़ का एंगल बन रहा होता है, ठीक है। उन्होंने सारों के एंगल्स बना के बताए हुए हैं, आपको बस पता होना चाहिए कि कितनी जो है उनके एंगल्स बन रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारी होती है इसमें से सिनर्जिस्ट मसल्स, ठीक है। ये आपका एमसीक्यू आया हुआ है। सिनर्जिस्ट मसल्स ऐसे होते हैं, मैंने आपको सारे मसल्स पढ़ाए हुए हैं, उसमें से सिनर्जिस्ट मसल्स हमने देखे थे कि जो एक साइड पे मतलब एक साइड पे मूव करते हैं ना, एक साथ कंट्रैक्ट करते हैं, पेयर्स की फॉर्म में वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि सुपीरियर ओब्लिक, ठीक है, और इन्फीरियर रेक्टस का एक ही काम होता है, क्या, सुपीरियर ओब्लिक ने भी नीचे मूव करवाना होता है, रेक्टस इन्फीरियर रेक्टस ने भी नीचे मूव करवाना है। सो दीज आर द सिनर्जिस्ट मसल्स, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ये कार्डिनल पोजीशंस ऑफ गेज़ मैंने आपको बताई थी, 6 होती हैं हमारी। और 6 किस तरह से होती हैं कि नॉर्मली हम सामने देख रहे होते हैं, दिस इज़ द प्राइमरी गेज़। और फिर वी हैव द लीवो जो होता है ये लेफ़्ट के लिए होता है, ठीक है। और डेक्स्ट्रो जो होता है दिस इज़ फॉर द राइट, ठीक है। तो लीवो मतलब लेफ़्ट साइड है, ये दिस इज़ द राइट साइड।
तो ये हमने ऊपर देखना है, नीचे देखना है, साइडों पे देखना है। ये सारी हमारी जो नॉर्मल गेजेस होती हैं वो एक्चुअली हमारी कितनी होती हैं, 6 कार्डिनल पोजीशंस होती हैं, ठीक है। तो लीवो एलिवेशन मतलब लेफ़्ट साइड पे ऊपर देखा, लीवो वर्जन मींस के लेफ़्ट साइड पे देखा दोनों अंगों ने, लीवो डिप्रेशन के लेफ़्ट साइड पे नीचे देखा, और डेक्स्ट्रो एलिवेशन मतलब कि राइट साइड पे ऊपर देखा, डेक्स्ट्रो वर्जन मतलब दोनों ने हमारी राइट साइड पे देखा, डेक्स्ट्रो डिप्रेशन मतलब दोनों ने हमारी नीचे देखा। तो इसमें से एमसीक्यू जो आता होता है वो इस तरह से पूछ लेते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लीवो डिप्रेशन में मैंने आपको बताया था ये आया हुआ था एमसीक्यू के कौन सा मसल इन्वॉल्व होता है ना। तो हमने लेफ़्ट साइड पे देखना है ना, और ये राइट साइड है, तो इसका मैंने आपको बताया था कि जो हमारा होता है सुपीरियर ओब्लीक, ठीक है, ये एडक्टेड पोजीशन में क्या कर रहा होता है, एडक्टेड पोजीशन में हमारी डिप्रेशन करवा रहा होता है, ठीक है, एडक्टेड पोजीशन में। और जो इंफीरियर रेक्टस होता है ये एबडक्टेड पोजीशन में हमारी डिप्रेशन करवा रहा होता है। सो दिस इज़ एक्चुअली एज अ होल ये दोनों मिलके हमारी लीवो डिप्रेशन करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एमसीक्यू आया होता है कि लीवो डिप्रेशन में कौन सा मसल जो होता है वो एडक्टेड पोजीशन में करवाता है, तो दैट इज़ सुपीरियर ओब्लीक जो है वो डिप्रेस करवाता है। इसी तरह सारे मैंने मसल्स आपको बताए थे, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको इसके मसल्स के सारे एक्शंस जो हैं वो आपको आने चाहिए कि जो इसमें से जो है आए हुए हैं, ठीक है, मसल्स के जो है वो नाम मतलब वगैरह सारा। उसके बाद बाइनोकुलर सिंगल विजन होती है, मैंने आपको बताया था कि हमारी जो एक सिंगल विजन जो है वो आती है, ठीक है। सिंगल विजन जो आती है उसमें वी हैव द 3 प्रोसीजर्स जिसमें से क्रॉस होके आता है। सबसे पहले तो ये आपका एमसीक्यू आता है कि 3 फैक्टर्स कौन से हैं कि जो कि बाइनोकुलर सिंगल विजन को देख रहे होते हैं, मतलब उनसे मेंटेन हो रही होती है हमारी बाइनोकुलर सिंगल विजन। मीन्स दैट हम दो चीज़ें देख रहे हैं और हमारी ब्रेन जो है उन दोनों को फ्यूज़ करके एक सिंगल इमेज हमें दिखा रहा होता है। दिस इज़ द बाइनोकुलर सिंगल विजन, ठीक है। फ्यूज़ करके एक सिंगल इमेज दिखा रहा होता है हमारा ब्रेन, और उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारी दोनों आंखों की जो नज़र है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, और हमारी जो ब्रेन की एबिलिटी है फ्यूज़ करने की वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, और ये है कि दोनों आंखें जो है हमारी कोऑर्डिनेट करें, ठीक है। ये सारा जोगी में जतोई में लिखा हो, ठीक है। और स्टिरोप्सिस जो होता है इसकी 3 आपके पास जो है वो होती हैं कि सबसे पहले वी हैव द कि हम उसको परसीव करते हैं, फिर उसको फ्यूज़ करते हैं, और फिर स्टिरोप्सिस होती है। तो इस तरह से वी हैव द 3 इसके स्टेप्स होते हैं बाइनोकुलर सिंगल विजन के, ठीक है। फिर वी हैव द स्क्विंट के अब स्क्विंट स्टार्ट हो गया है, और इसमें वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्विंट, और इसमें ये होता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्विंट में वी हैव द एपरेंट स्क्विंट कि जो हमें नज़र आ रहा होता है, ठीक है, एपरेंट स्क्विंट होता है, और फिर लेटेंट स्क्विंट होता है, मैनिफेस्ट स्क्विंट होता है, ठीक है। एपरेंट स्क्विंट जो होता है ये सूडो स्क्विंट होता है, ठीक है। और सूडो स्क्विंट मैंने आपको बताया था कि ये एमसीक्यू में भी आया हुआ है कि सूडो स्क्विंट किस वजह से होता है, जब हमारी जो बच्चे होते हैं उनके अंदर एपिकैंथल फोल्ड्स होते हैं दोनों आंखों के दरमियान में, और उनकी जो इंटरपिपुलरी डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होने की वजह से हमें ऐसे लग रहा होता है कि जैसे ये स्क्विंट के बच्चे हैं, लेकिन उनको सूडो स्क्विंट होता है, ठीक है। मीन्स दैट वो रियल वाला स्क्विंट नहीं होता। और लेटेंट या हेट्रोफोरिया, फोरिया इज़ द वर्ड यूज फॉर द लेटेंट स्क्विंट, तो लेटेंट होगा छुपा हुआ स्क्विंट होगा, ठीक है, नज़र नहीं आ रहा होगा, जब पेशेंट को देखेंगे तो नज़र नहीं आ रहा होगा उसको कि इसको स्क्विंट है, ठीक है। और मैनिफेस्ट क्या होता है कि जिसमें वो नज़र आ रहा होता है प्रॉपर, जो आप स्क्विंट के लोग महंगे देखते हैं वो मैनिफेस्ट स्क्विंट के होते हैं, ठीक है। और इसको हम हेट्रोट्रोपिया कहते हैं, और ट्रोपिया इज़ द वर्ड यूज फॉर द मैनिफेस्ट स्क्विंट। फिर मैनिफेस्ट स्क्विंट आगे से 2 तरह का होता है, एक कॉन्कॉमिनेंट होता है और एक पैरालिटिक होता है, ठीक है। कॉन्कॉमिनेंट का दूसरा नाम होता है नॉन पैरालिटिक। अब देखें सिंपल सी बात होती है, ये बहुत ही मतलब अगर एक दफ़ा समझ आ जाए ना स्क्विंट का चैप्टर, आई थिंक इट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, ठीक है। तो इसमें नॉन पैरालिटिक और पैरालिटिक स्क्विंट में यही आपका नाम से पता चल रहा है कि कॉन्कॉमिनेंट स्क्विंट में क्या होगा कि इसमें पैरालिसिस ने मसल्स की नहीं हुई, ठीक है। इट मीन्स दैट स्क्विंट है लेकिन मसल्स की पैरालिसिस की वजह से नहीं है, कुछ और कॉजेज़ है जिसकी वजह से वो स्क्विंट हो गया है, ठीक है। और उसके कॉजेज़ डिफरेंट हो सकते हैं जो कि हमने जतोई में भी देखे थे। तो अब वो नॉन पैरालिटिक स्क्विंट है, तो उसकी वजह से फिर जो स्क्विंट आएगा दैट इज़ द कॉन्कॉमिनेंट स्क्विंट, और अगर वो पैरालिसिस की वजह से हुआ है तो दैट इज़ द पैरालिटिक स्क्विंट, ठीक है। और फिर कॉन्कॉमिनेंट स्क्विंट जो होता है वो आगे से एक आंख का भी हो सकता है, दोनों आंखों का भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन पैरालिटिक में ऐसा नहीं होता, पैरालिसिस में जो मसल पैरालाइज होगा उसके मुताबिक स्क्विंट आएगा, ठीक है। अब कॉन्कॉमिनेंट जो कि नॉन पैरालिटिक स्क्विंट है उसमें एक आंख का होता है, तो वो एक आंख जो है वो कन्वर्ज की हो सकती है और दूसरी आंख जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट देख रही होगी, दिस इज़ द यूनिओकुलर स्क्विंट, ठीक है। और इसी तरह आपका जो है डाइवर्जेंट स्क्विंट होगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें एक आंख जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट देख रही होगी और दूसरी आंख जो है वो
डाइवर्ज हुई होगी, ठीक है, साइड पे देख रही होगी। तो दिस इज़ द यूनिओकुलर स्क्विंट, ठीक है। और अल्टरनेटिंग स्क्विंट में क्या होगा कि अल्टरनेट कर रहा होगा, पहले ये ऐसे स्क्विंट हो गया था, फॉर एग्जांपल कन्वर्जन में गया हुआ था, फिर ये कन्वर्जन में चला गया और ये बिल्कुल सीधा हो गया। सो दिस इज़ एक्चुअली अल्टरनेटिंग, कभी वो आँख स्क्विंट में जा रही है, कभी वो आँख स्क्विंट में जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि मसल पैरालिस नहीं है, वो अपनी मसल्स को मूव कर सकती है और अल्टरनेट हो सकता है। सो दिस इज़ योर एमसीक्यू के अल्टरनेटिंग जो स्क्विंट होता है वो किस में होता है? तो सिंपल सी बात है, अल्टरनेटिंग स्क्विंट उसमें ही होगा ना जिसके मसल पैरालिस नहीं है, वो अपनी आँखें मूव कर रही है सारी डायरेक्शन में। तो दिस इज़ एक्चुअली द थिंग। और अब इसके डिफरेंट जो हैं वो कॉजेज़ होते हैं जो हमारे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं मैडॉक्स, ये सारे टेस्ट हैं, नॉट सो इम्पोर्टेंट। अच्छा, मैनिफेस्ट स्क्विंट है। मैनिफेस्ट स्क्विंट जो होता है ये मैनिफेस्ट हमें नज़र आ रहा होता है, ठीक है। इसको हम जो तो ही से आई थिंक देखना चाहिए इसको, बिकॉज दिस इज़ समथिंग अजीब सा। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये हर्शब्रुक टेस्ट मैंने आपको बताया था कि इसमें एक्चुअली वी हैव द 3 थिंग्स। हम कॉर्नियल रिफ्लेक्स चेक करते हैं, लाइट फेंकते हैं और देखते हैं कि हमारी जो कहाँ पे जाके जो है ना लाइट फॉल कर रही है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल प्यूपिल के मार्जिन पे नज़र आ रही है 20 डिग्रीज़, ठीक है। फिर लंबस पे नज़र आ रही है, दिस इज़ अ 45 डिग्री, और बिल्कुल स्क्लेरा पे नज़र आएगा, सो दिस इज़ अ 70 डिग्रीज़। तो सो ये जो हर्शब्रुक टेस्ट होगा, अब ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि हर्शब्रुक टेस्ट हम किस में करते हैं, तो स्क्विंट में करते हैं, ठीक है। फिर वो एमसीक्यू पूछते हैं कि हर्शब्रुक टेस्ट जो है वो कौन से स्क्विंट में करते हैं। अब खुद देखें कि हम इसको मैनिफेस्ट स्क्विंट में करेंगे या लेटेंट स्क्विंट में करेंगे। हम इसको मैनिफेस्ट स्क्विंट में करेंगे ना, मैनिफेस्ट स्क्विंट है तो हम लाइट फेंक रहे हैं तो वो जो है वो डिफरेंट जगहों पे फॉल कर सकता है ना। अगर लेटेंट होगा तो वो तो हम उसमें नहीं कर पाएंगे ना। सो दिस इज़ एक्चुअली परफॉर्म्ड इन द मैनिफेस्ट स्क्विंट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि हर्शब्रुक टेस्ट होता है वो हम मैनिफेस्ट स्क्विंट में करते हैं। जो आपका होता है मैनिफेस्ट स्क्विंट, उसमें हर्शब्रुक टेस्ट करते हैं। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वन, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आता है कि अच्छा, ये सारी वो लिखी हुई हम जो तो ही से देखेंगे। ये मसल रीसेक्शन और रीसेशन जो फिनोमिना है ना, ये तो मैं आपको अलग से अभी बताती हूँ अगर आपको समझ नहीं आया होगा फ्रॉम द लेक्चर। और दिस इज़ एक्चुअली द थिंग। और ये आपका एमसीक्यू आता होता है कि डिप्लोपिया हम किसे चेक करते हैं। सो दिस इज़ द डिप्लोपिया चार्ट, उससे हम चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। डिप्लोपिया चार्ट से चेक कर रहे होते हैं। अच्छा, ये डिप्लोपिया चार्टिंग है, इससे हम डिप्लोपिया जो है वो चेक कर रहे होते हैं। अच्छा, ये वर्ड्स 4 डॉट्स टेस्ट, ये एमसीक्यू में आया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ ताकि एमसीक्यू आप सॉल्व कर सकें, ठीक हो गया। वर्ड्स 4 डॉट टेस्ट इज़ एक्चुअली परफॉर्म फॉर द डिप्लोपिया। हम इसे डिप्लोपिया मेनली चेक कर रहे होते हैं। और इसमें होता क्या है कि हम ये पेशेंट की राइट आंख है ना जिसमें हमने रेड कलर उसको दिखा रहे हैं, और दिस इज़ द लेफ़्ट आई जिसमें हम उसको कहते हैं ग्रीन कलर देखो, ठीक है। अब पेशेंट को हम एक साइड पे, राइट साइड पे हमें रेड लाइट दिखा रहे होते हैं, रेड चीज़ दिखा रहे होते हैं, और लेफ़्ट साइड पे जो होता है ग्रीन दिखा रहे होते हैं, ठीक है। अब पेशेंट से हम पूछते हैं कि आपको क्या नज़र आ रहा है, तो वो जब आपको कहते हैं कि मुझे सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, रेड भी नज़र आ रहा है, ग्रीन भी नज़र आ रहा है, ठीक है, और वाइट भी नज़र आ रहा है, तो दिस मीन्स दैट द पेशेंट इज़ नॉर्मल, ठीक है, पेशेंट नॉर्मल है। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है उसको सिर्फ रेड कलर नज़र आ रहा है, इट मीन्स दैट उसका लेफ़्ट ख़राब है, ठीक है, लेफ़्ट सप्रेशन है। और अगर पेशेंट को सिर्फ ग्रीन नज़र आ रहा है, इट मीन्स दैट उसको रेड लाइट वाली मतलब राइट साइड की सप्रेशन है। और अगर पेशेंट कहता है मुझे दोनों नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इट मीन्स दैट मतलब कि 3 ग्रीन डॉट्स नज़र आ रहे हैं, 2 येलो डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक, ग्रीन डॉट्स जो हैं वो 3 हैं और रेड जो है वो 2 है। तो इस इट मीन्स दैट द पेशेंट इज़ हैविंग द डिप्लोपिया, ठीक है। तो दिस इज़ एक्चुअली द कि हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं डिप्लोपिया से। और हेस्ट स्क्रीन होती है, ये आपकी होती है कि इसमें आप जो है एक्चुअली चेक कर रहे होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डेविएशन को, ठीक है। और इससे आपको पता चलता है स्क्रीन से कि पेशेंट इज़ हैविंग द प्राइमरी और सेकेंडरी डेविएशन जो है वो उसकी इक्वल है या चेंज है, ठीक है। सिनोप्रोफोर मैंने आपको बता दिया था क्या होता है। सो ये ग्रेड्स हैं, इसके पहले सिमल्टेनियस परसेप्शन होती है इमेजेस की, फिर फ्यूजन होती है और पिस्ट्रियोप्सिस होती है, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज़। और फिर जो आता है टोटल ऑफ्थेल्मोप्लेजिया क्या होता है, ये जतोई में आप लिख लें आप, ठीक है। इट इज़ अ कंडीशन जहाँ पे सारे एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक मसल्स जो हमारे होते हैं ऑफ वन और बोथ आइज़ जो हैं वो पैरालाइज हो सकते हैं, उसको कहते हैं टोटल ऑफ्थेल्मोप्लेजिया। एक्सटर्नल होती है जिसमें एक्सट्रिंसिक मसल्स पैरालाइज होते हैं, इंटरनल होती है जिसमें इंट्रेंसिक मसल्स जो होते हैं पैरालाइज होते हैं,
ठीक है। थर्ड नर्व पाल्सी मैंने आपको बता दी थी कि इसमें डाउन एंड आउट आई होती है, ठीक है, और टोसिस हुई होती है पेशेंट को। तो इस तरह से पेशेंट जो है प्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। और इसके बारे में मैंने आपको MCQs भी सॉल्व करवाए थे। फोर्थ नर्व पाल्सी जो होती है ये एक्चुअली सुपीरियर ओब्लिक के मसल की पैरालिसिस की वजह से होती है, और हमें इसमें मैंने आपको बताया था कि हाइपरट्रोपी हुआ होता है, ऊपर की तरफ जो है वो गया होती है आँख, ठीक है। और इसके बारे में मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें वर्टिकल डिप्लोपिया होता है, और पेशेंट जो अपना हेड होता है वो अफेक्टेड जो अपोजिट साइड होता है वहाँ पे टिल्ट कर लेता है, उसको नियर विजन जो है वो नियर विजन के वक्त उसको डिप्लोपिया होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। और पेशेंट जब अपनी नॉर्मल साइड पे देखता है तो उसकी जो हाइपरट्रोपिया होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ये मैंने आपको बताया था, MCQ सॉल्व करवाए थे। सिक्स नर्व पाल्सी जो होती है ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑक्यूलर पैरालिसिस होती है, दिस कैन कम योर इन MCQs। और इसमें एक्चुअली हमारा एब्ड्यूसन नर्व होती है ना, तो लैटरल मसल जो होता है पैरालाइज हो जाता है, तो पेशेंट की जो आँख होती है वो मीडियली चली जाती है, जैसे कि आपको नज़र आ रही है। अब पेशेंट जो है लैटरली मूव नहीं कर पाएगी ना। और इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें आपका जो है हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया होता है, जब पेशेंट दूर देख रहा होता है तब होता है। और इसमें जो पेशेंट होता है वो अपना हेड जो टिल्ट करता है वो सेम साइड पे करता है जहाँ पे उसकी विजन खराब हुई होती है, ठीक है, वहाँ पे अपनी जो हेड है उसको मूव कर लेता है। अब ये हेड जो है वो क्यों मूव करता है, इसलिए मूव करता है ना कि उसका डिप्लोपिया ठीक हो जाए, किसी तरह उसको जो डिप्लोपिया फील हो रहा है मसल्स की पैरालिसिस की वजह से। बिकॉज यू शुड नाउ के पैरालिटिक स्क्विंट में ही डिप्लोपिया होता है, पैरालिटिक स्क्विंट में मसल पैरालिसिस हो गए होते हैं, जिसकी वजह से पैरालिटिक स्क्विंट में ही आपको जो क्या मिलेगा, डिप्लोपिया मिलेगा। पैरालिटिक स्क्विंट में ही आपके मसल्स मूव नहीं कर पाएंगे, पैरालिटिक स्क्विंट में ही आपको जो है वो हेड की टिल्ट मूवमेंट्स मिलेंगी, क्योंकि मसल पेशेंट जो अपनी मतलब डिप्लोपिया को ठीक करने के लिए अपने जो है हेड को टिल्ट वगैरह करे कि किस एंगल पे मुझे नज़र आए, ठीक है। तो दिस इज़ एक्चुअली दैट। और निस्टैग्मस उसको हम डायग्नोस कहते हैं। अच्छा, पैरालिटिक और नॉन पैरालिटिक स्क्विंट में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। अब ये अगर आप डिफरेंसेस देख लेंगे तो मैनी ऑफ योर MCQs कैन बी सॉल्व इजीली इंशाल्लाह। तो पैरालिटिक स्क्विंट जो होता है इसमें टियोलॉजी ये होती है कि आपके जो एफरेंट पाथवेज होते हैं, सेंटर्स होते हैं, वो बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन जो इफरेंट पाथवेज होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका क्या होता है, कन्कॉमिनेंट स्क्विंट पे आपके सेंटर्स जो होते हैं वो डिफेक्टिव होते हैं। दिस इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQs के जो कन्कॉमिनेंट स्क्विंट है उसमें सेंटर्स ख़राब है, ठीक है। यू कैन रिमेंबर इट बाय द C फॉर कन्कॉमिनेंट एंड C फॉर सेंटर, ठीक है। और C centers are defective in the concomitant squint, and the efferent pathways are actually efferent pathways and the efferent pathways is actually defective है, ठीक है। और concomitant squint में जो efferent pathway और centers जो हैं वो defective हैं। पैरालिटिक स्क्विंट जो होता है ये मोस्टली पैरालिसिस हो गई है ना मसल्स की, तो मसल्स की पैरालिसिस क्यों हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है, कोई इन्फ्लेमेशन हो सकती है एट द लेवल ऑफ न्यूक्लियाई, नर्व्स और मसल कॉजेज पैरालिसिस, ठीक है। तो ऑब्वियसली मसल पैरालाइज हो गए तो इफरेंट पाथवे जो है वो जाएगा पैरालिटिक में। और इसमें कॉन्कामिनेंट में क्या है कि विजुअल एक्टिविटी जो है वो रिफ्रैक्टिव और एरर की वजह से, इसके हमने बहुत से कॉजेज देखे थे। रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से मोस्टली ये होता है, फिक्सेशन एंड फ्यूजनल रिफ्लेक्सेस जो होते हैं अंडर डेवलप्ड होते हैं। और आपको पता है कि जब हमारा ये जो हमारा एक्चुअली क्या होता है कि मोस्टली ना कन्कॉमिनेंट स्क्विंट ये बच्चों में भी होता है, क्यों, क्योंकि उनके जो वो जो बायनोकुलर सिंगल विजन होती है उसका फ्यूजन मैकेनिज्म ख़राब हुआ होता है किसी तरह ना। और फिर उसमें क्या होता है, उसमें एक्चुअली ब्लायोपिया भी कंडीशन आ सकती है। तो यही है इंसिडेंट्स जो है मोस्टली बड़ों के अंदर ये ट्रॉमा इन्फ्लेमेटरी डीएंस होती है, इस वजह से अडल्ट्स में मोस्टली पैरालिसिस होती है, जबकि चिल्ड्रन एंड यंग अडल्ट्स में क्या होता है, कन्कॉमिनेंट स्क्विंट होता है, ठीक हो गया। साइंस एंड सिम्टम्स यहीं से आपके बहुत से कवर हो जाते हैं, यू कैन ईजिली डायग्नोज द सिनेरियोज एज वेल कि लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट पैरालिसिस में होगी, डिप्लोपिया पैरालिटिक स्क्विंट में होगी, फॉल्स ओरिएंटेशन जो होगी वो पैरालिटिक में होगी, एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ हेड पैरालिटिक में होगी क्योंकि वो अपनी डिप्लोपिया को ठीक कर रहा है, वर्टाइगो इसमें होगा। और इसमें सेकेंडरी डेविएशन जो होती है वो ग्रेटर होती है प्राइमरी डेविएशन से, और इसमें जो प्राइमरी डेविएशन होती है वो इक्वल होती है, ठीक हो गया। और अब इसके अलावा ये होता है ना कि अब देखिए ना, मेरी बात सुने, प्राइमरी डेविएशन क्या है, मतलब देखें, प्राइमरी डेविएशन इज़ इक्वल टू सेकेंडरी डेविएशन। फॉर एग्जांपल आप अगर बात करें, मैंने आपको बताया जो कॉन्कॉमिनेंट नॉन पैरालिटिक स्क्विंट होता है उसमें द प्राइमरी डेविएशन इज़ इक्वल टू सेकेंडरी डेविएशन, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। तो फॉर एग्जांपल किसी को जो है ना, तो इसमें क्या हो रहा होगा कि हमारा जो आई अंदर गई हुई है ना, फॉर एग्जांपल कन्वर्जेंट स्क्विंट है
और हाइपरमेट्रोपी का पेशेंट। तो अब क्या होगा देखें, प्राइमरी डेविएशन इज इक्वल टू सेकेंडरी डेविएशन। प्राइमरी डेविएशन क्या होती है कि जब हमारी नॉर्मल आई जो है वो फिक्स कर रही है, दिस इज़ योर नॉर्मल आई जो फिक्स कर रही है, एंड दिस इज़ द अफेक्टेड आई जो कि स्क्विंट में गई है, एंड यू कैन मैनिफेस्ट इट ईजीली एंड यू कैन सी दिस, ठीक है, तो रिलेटेड नहीं होगा। अच्छा, अब हमने जाना है सेकेंडरी डेविएशन में। सेकेंडरी डेविएशन में क्या होता है कि जो आपकी जो नॉर्मल आई होती है वो एक्चुअली गई होती है, हम नहीं कह सकते वो स्क्विंट में गई है, लेकिन जो इसमें हम ये कहते हैं कि जो आपकी इफेक्टेड आई है वो एक्चुअली क्या कर रही है, आपकी क्या कर रही है, वो फिक्सेशन कर रही है, ठीक है। तो प्राइमरी डेविएशन में क्या होता है कि आपकी नॉर्मल आई फिक्स कर रही होती है, और जो सेकेंडरी होती है उसमें आपकी जो सेकेंडरी डेविएशन होती है उसमें आपकी अफेक्टेड आई जो है वो फिक्स कर रही होती है, ठीक है। तो अब जो है मूवमेंट्स आर इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस, क्योंकि मसल पैरालाइज नहीं है तो इक्वल मूवमेंट होगी। फॉर एग्जांपल दिस इज़ हेयर, ठीक है, तो ये मूवमेंट ऐसी थी, अब जब ये मूवमेंट होगी तो बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, तो इट इज़ एक्चुअली इक्वल, ठीक है, प्राइमरी डेविएशन इज़ इक्वल। लेकिन अगर हम बात करें अपने जो नॉन पैरालिटिक स्क्विंट है तो उसमें क्या होगा कि दीज आर योर आइज़, और पेशेंट जो है उसका मसल ये वाला, मतलब फॉर एग्जांपल दिस इज़ द प्राइमरी डेविएशन एंड दिस इज़ द सेकेंडरी डेविएशन। फॉर एग्जांपल से दैट कि उसका मीडियल रेक्टस जो है ना वो ख़राब है, ठीक है, अब वो उसकी आई इधर चले गई हुई है, ठीक है, मीडियल रेक्टस की पैरालिसिस हो गई है, हम पैरालिटिक स्क्विंट की बात कर रहे हैं। तो अब जो है सेकेंडरी डेविएशन में क्या होगा, अब जो आपकी जो है एबनॉर्मल आई है वो फिक्स कर रही है, ठीक है, और जो पैरालिटिक आई है, जो सही वाली आई है, वो अब मतलब डेविएट कर रही है ना, वो अब डेविएट कर रही है। फॉर एग्जांपल वो इधर देखना चाह रही थी, ठीक है। अब होगा अब होगा क्या, प्राइमरी डेविएशन में दिस इज़ योर प्राइमरी डेविएशन, दिस इज़ योर सेकेंडरी डेविएशन। कैसे पता चला, प्राइमरी डेविएशन में आपकी नॉर्मल आई फिक्स कर रही है, और जो सेकेंडरी डेविएशन है उसमें आपकी जो है वो सेकेंडरी जो आपकी खराब वाली आई है वो फिक्स कर रही है। फिक्स कैसे कर रही है, फॉर एग्जांपल उसने किसी जगह पे देखना है तो अपनी खराब वाली आई से देख रही है, ठीक है, लेकिन वो अब मूव ही नहीं कर रही ना, लेकिन जो प्राइमरी वाली है, जो ऊपर वाली आई है, वो अब मूव कर गई है, लेकिन क्योंकि उसके मसल्स बिल्कुल ठीक हैं तो इस वजह से जो सेकेंडरी डेविएशन होगी इसमें वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसलिए वो कहते हैं कि सेकेंडरी डेविएशन इज़ एक्चुअली कि जो डेविएशन हो रही है किसमें, हमारी ठीक वाली आँख में, ठीक है, और प्राइमरी डेविएशन क्या थी कि जो आपकी ख़राब वाली आँख डेविएट कर रही थी। अब ख़राब वाली आँख से हमारी जो सही वाली आँखें होगी वो ज़्यादा मूव करेगी ना, क्योंकि वो पैरालिसिस नहीं है। Just you have to now के primary deviation is equal to secondary deviation in the non paralytic squint, और पैरालिटिक में क्या है कि दोनों इक्वल है। ये एमसीक्यूज़ के लिए बस आपको इतना पता होना चाहिए, इसकी डिटेल में जाने के लिए बिल्कुल कोई आपसे नहीं पूछता, ठीक है। जस्ट यू हैव टू नाउ द कि आप उसको लिख सको कहीं पे। इन्वेस्टिगेशंस में आप क्या करते होते हो, जो नॉन पैरालिटिक स्क्विंट होता है मैंने आपको बताया, मैनिफेस्ट स्क्विंट में आप जो है हर्शबर्ग टेस्ट करते हो, कवर टेस्ट करते हो, जो मैंने आपको बताया भी था क्या होता है, सिनेप्टोफोर करते हो यूज़, ठीक है। इसमें भी आप सिनेप्टोफोर यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है, जैसा दैट कवर टेस्ट इसमें भी कर रहे होते हो। लेकिन बाकी जो इसकी चीज़ें हैं, डिप्लोपिया चार्ट, क्योंकि डिप्लोपिया चार्ट आप क्यों यूज़ करोगे, क्योंकि इसमें पेशेंट को डिप्लोपिया होगा, उसके मसल्स पैरालाइज हैं, ठीक है, और इसमें आप हेस चार्ट यूज़ करोगे, ठीक है, और वर्ड्स 4 डॉट टेस्ट करोगे ऑब्वियसली फॉर द डिप्लोपिया, और लिमिटेशन ऑफ ऑक्यूल मूवमेंट्स आप चेक करोगे कि पेशेंट जो उसकी आंख जो है वो कहाँ पे मूव कर रही है कि नहीं, और पैरालिसिस, ठीक है। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशंस होंगी। साइनेप्टोफोर इज़ कॉमन, कवर टेस्ट इज़ कॉमन, ठीक है, और प्रिज्म टेस्ट भी इसमें होता है दोनों में, और हर्शबर्ग टेस्ट है वो हमारा मैनिफेस्ट में होता है नॉन पैरालिटिक में, और डिप्लोपिया वाले सारे आ जाएंगे इधर, हेस चार्ट इधर आ जाएगा, ठीक हो गया। है स्क्रीन जो है ट्रीटमेंट हम कैसे करते होते हैं कि जो यहाँ पे हम जो नॉन पैरालिटिक होता है इसमें हम क्या करते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव एरर होता है उसको ठीक करते हैं, ठीक है, और जो रिफ्रैक्टिव एरर को ठीक करेंगे ना, और नॉन पैरालिटिक में क्या हमने कॉज पड़ा कि इसमें रिफ्रैक्टिव एरर होता है जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो हाइपरमेट्रोपिक होगा तो कन्वर्जेंट स्क्विंट होगा, और मायोपिक होगा तो डाइवर्जेंट स्क्विंट होगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव एरर मोस्टली होता है इसमें, उसको हम करेक्ट करेंगे, पेशेंट को ग्लासेस देंगे उसके लिए, और इसके अलावा इसमें क्योंकि ब्लायोपिया डेवलप हो सकता है, मैंने आपको बताया था बच्चों में, क्योंकि अगर एक आँख की नज़र ख़राब हो तो ब्रेन उसकी इमेज को लेना बंद कर देता है जिसकी वजह से ब्लायोपिया हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, जो ठीक वाली आँख होती
होती है उसको ओक्लूड कर देते हैं ताकि जो हमारी ख़राब वाली आँख है वो उसको सीखे वो, ठीक है, वो नज़र लेना सीखे, ठीक है। और इसके अलावा हम ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइजेस करवाते हैं कि पेशेंट को इसकी जो है ऑर्थोपिक एक्सरसाइज की डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम एक्सरसाइजेस करवाते हैं कि वो किसी तरह अपनी जो उसको जो मैनिफेस्ट स्क्विंट है उसको ठीक कर सके। ऑपरेटिव मेजर्स जिसमें हम लेते हैं, जिसमें हम रीसेक्शन या रिसेक्शन करते हैं। तो रीसेशन और रीसेक्शन का आप क्लियर एंड कट पता होना चाहिए। जिसमें हमने सेक्ट करना है ना, सेक्ट इज़ एक्चुअली कि आप क्या करोगे, आप उसको स्ट्रॉन्ग करोगे। रीसेक्शन मीन्स के पेशेंट का जो आपने मसल है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, और सेशन मीन्स के आपने उसके मसल को वीक करना है, ठीक है। तो रीसेक्शन इज़ एक्चुअली टू मेक द मसल्स स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और रीसेशन मीन्स दैट यू आर मेकिंग द मसल्स वीक, ठीक है। इसकी एग्जांपल ये होती है कि आपके एमसीक्यूज़ में भी आता होता है कि फॉर एग्जांपल दीज आर द 2 आइज़, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को क्या हो गया, कौन सा स्क्विंट हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको जो है ना, कौन सा स्क्विंट हो गया, उसको हो गया ये वाला स्क्विंट, इट इज़ एक्चुअली द कन्वर्जेंट स्क्विंट, ठीक है। कन्वर्जेंट स्क्विंट किस में होगा, ऐसे लोगों में होगा ना कि जिसमें मीडियल रेक्टस उनका स्ट्रॉन्ग है, लैटरल रेक्टस उनका वीक है, ठीक है। तो अब हमने किसी के मसल को स्ट्रॉन्ग करना है, तो हम इसमें से कौन से मसल को स्ट्रॉन्ग करेंगे, लेटरल को करेंगे ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेटरल की रिसेक्शन करेंगे, ठीक है। और जो मसल हमारा है एक्चुअली वीक, ठीक है, वो जो हमारा मसल है स्ट्रॉन्ग, जो कि यहाँ पे मीडियल रेक्टस है, उसको हम क्या करेंगे, वीक करेंगे। तो वीक के लिए हम क्या करेंगे, उसकी रीसेशन करेंगे। तो सिंपल सी बात होती है, रीसेशन और रीसेक्शन में हमने क्या करना होता है कि इसके लिए ये होता है कि मैं आपको इसकी पिक्चर के बगैर ही बता देती हूँ कि अगर हमने किसी मसल को वीक करना है ना, तो हम क्या करेंगे, हम उसको ढीला करेंगे, ठीक है, ढीला करेंगे। तो ढीला करने के लिए हम क्या करेंगे, जो मीडियल रेक्टस होता है ना, वो जहाँ पे हमारी आई के, आपको पता है लिम्बस के इर्द गिर्द जो है वो अटैच आके होते हैं ये रेक्टाइल मसल्स। तो मीडियल रेक्टस जहाँ पे अटैच है 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लिम्बस, वहाँ से उसको उतारते हैं हम, ठीक है। उसको ढीला करने के लिए हम क्या करते हैं, पीछे लेके जाते हैं इक्वेटर के पास, ठीक है। इक्वेटर के आगे करके हम जोड़ देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, मीडियल रेक्टस ढीला हो जाता है, उससे वो वीक हो जाता है, ठीक है। और हमने रीसेक्शन करनी है, मसल को स्ट्रॉन्ग करना है, लेटरल रेक्टस को फॉर एग्जांपल। तो हम उस मसल को जिसको हमने स्ट्रॉन्ग करना है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम टाइट करेंगे, ढीला नहीं करेंगे। तो टाइट करेंगे मीन स्ट्रॉन्ग करेंगे। वो किस तरह से करेंगे, हम उस मसल की वहाँ से जो लेटरल रेक्टस वहाँ पे अटैच है 7 सेंटीमीटर जो है, 7 सेंटीमीटर्स होती है, ओनली 7 सेंटीमीटर्स होता है लेटरल रेक्टस अटैच। तो हमने वहाँ से उसको उतारा, उसका थोड़ा सा पीस, ठीक है। जब उसका वहाँ से हम थोड़ा सा पीस उतारते हैं लेटरल रेक्टस का, तो उससे क्या हो जाता है, उसका आधा पीस उतर जाता है। अब उसको जब हम उसी जगह पे दोबारा जोड़ेंगे, उसका थोड़ा सा पीस उतार के साइड पे रख के दोबारा से जोड़ेंगे, तो वो वहाँ पे टाइट हो जाएगा। छोटा मसल हो गया ना अब, तो वहाँ से वो टाइट हो जाएगा। मतलब इस चीज़ को समझें कि हमने किस तरह से मसल को वीक करना है, किस तरह से टाइट करना है। वीक करने के लिए हम पीछे इक्वेटर के पास जाके जोड़ देंगे ताकि वो वीक हो जाए, ढीला हो जाए, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम उधर से ही उसका थोड़ा सा पीस उतार के दोबारा से उधर जोड़ देंगे ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। दिस इज़ एक्चुअली द कॉन्सेप्ट फॉर द रीसेक्शन एंड रीसेशन। अच्छा, उसके बाद होता है कि इसमें तो हमने ये रिसेक्शन और रिसेक्शन कर लिया। तो ये जो पैरालिटिक स्क्विंट होता है, इसमें हम कॉज को ट्रीट करते हैं, कोई इन्फ्लेमेशन है उसको ट्रीट करते हैं इस तरह से, ठीक है। और फॉर एग्जांपल किसी को डायबिटीज़ होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, उसके मसल्स वीक हो जाते हैं और एज के साथ साथ भी। उसके अलावा हम ग्राउंड ग्लास और ऑक्लूडर यूज़ करते हैं स्फीयर डिप्लोपिया के केस में। और इसके अलावा ऑपरेटिव मेजर्स हम इसमें लेते हैं जिसमें हम रीसेशन और रिसेक्शन करते होते हैं, ठीक हो गया। तो ये था आपका। और माइनर निस्टैग्मस, ये निस्टैग्मस की थोड़ी सी टाइप्स देख लें। लेटेंट निस्टैग्मस जो होता है, इसमें निस्टैग्मस जो है वो नहीं प्रेजेंट होता है व्हेन बोथ आइज आर ओपन, इट बिकम्स मैनिफेस्ट ऑन क्लोजिंग ईदर आई, ठीक है। लेटेंट छुपा होता है निस्टैग्मस। स्पॉन्टेनियस जो एमरोटिक निस्टैग्मस होता है, और एम्ब्लायोपिक निस्टैग्मस होता है। एमरोटिक जो होता है ये जड़की होता है, पेंडुलर टाइप का होता है, और ये मतलब ऐसे ऐसे हिल रहा होगा इन्फेंट्स में हु आर बोर्न ब्लाइंड एंड इन होम मैकुलर फिक्सेशन हैज़ नॉट डेवलप्ड, ठीक है। जो अंधे बच्चे पैदा होते हैं ना, उनमें एमरोटिक निस्टैग्मस होता है, जड़की सा होता है। और एम्ब्लायोपिक जो होता है ये डेवलपमेंट ऑफ मैकुलर फिक्सेशन की वजह से होता है, और 4 to 6 मंथ्स में होता है अल्बिनिज़म के अंदर। और आपको याद है अल्बिनिज़म के टॉपिक में हमने देखा था निस्टैग्मस होता है पेशेंट को, तो उनमें ये होता है
congenital and total color blindness or any opacity in the medulla. तो this is actually the difference between amaurotic is actually used for the कि vision नहीं है ना. अच्छा, spasmus nystagmus जो होता है ये head nodding movement में अगर in children brought up in very dim illumination, ठीक है, मतलब कि जिनके घरों में लाइट इतनी नहीं होती, इस तरह से डिम इल्यूमिनेशन में उनको हेड नॉडिंग मूवमेंट होती है. और माइनर्स निस्टैग्मस जो होता है इसमें ऑक्यूपेशनल डिजीज़ होती है, आपको पता भी होगा कोल माइन वर्कर्स होते हैं, डिम इल्यूमिनेशन में होता है. और इसमें जो MCQ आपका आया हुआ है दैट इज़ एक्चुअली था कि रोटेटरी टाइप का होता है माइनर्स निस्टैग्मस, ठीक है, रोटेट कर रहा होता है, आंखें रोटेट कर रही होती हैं. सो दिस इज़ एक्चुअली द माइनर्स निस्टैग्मस विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर MCQ, ठीक है. उसके बाद हम हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये एक अच्छा सा रिवाइज़ हो गया है. अब हम इजीली MCQs को सॉल्व कर सकते हैं. All the four recti muscles originate from the common annular tendon. Third nerve palsy third nerve supplies all of these except superior oblique जो कि हमारा उसको trochlear nerve सप्लाई करती है. फोर्थ नर्व कंकॉमिनेंट स्क्विंट जो होता है डिस्टिंग्विश होता है पैरालिटिक स्क्विंट में कि इसमें जो है लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट्स नहीं होती, हेल्टेटिंग नहीं होती, डिप्लोपिया नहीं होता, लेकिन एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन द विच आई इज़ फिक्सिंग. ठीक हो गया. उसके बाद आता है कि इससे हम डिस्टिंग्विश करते हैं ना. उसके बाद आता है कि इन पैरालिटिक स्क्विंट डेविएशन ऑफ द आई इज़ प्रेजेंट. तो पैरालिटिक स्क्विंट में डेविएशन जो है वो आई की क्या होगी पैरालिटिक स्क्विंट में, इन तो इसमें क्या होगा इन डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ गेज. ठीक हो गया. और ये एक्चुअली आपका जो है ना पैरालिटिक स्क्विंट जो आपकी तो में लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि द स्क्विंटिंग आई इज़ एक्चुअली डेविएटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, वेरीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ गेज बिकॉज ऑफ द limitation of movements. और then the Weber syndrome, there is third nerve palsy. ये आपने न्यूरो एनाटमी में पढ़ा होगा कि वेबर सिंड्रोम एक्चुअली मिड ब्रेन के लेवल पे जो इंजरी होती है जहाँ पे थर्ड नर्व पाल्सी, थर्ड नर्व गुजर रही होती है ऑक्लोमोटर नर्व, दैट इज़ एक्चुअली द थर्ड नर्व पाल्सी. ऑल्टरनेटिंग डाइवर्जेंट स्क्विंट जो होता है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ, आपको मैंने बताया था कि कंकॉमिनेंट स्क्विंट में होता है ऑल्टरनेटिंग. ठीक है, इसकी टाइप में था. कंकॉमिनेंट स्क्विंट जो है इसका बेटर प्रोग्नोसिस होता है अगर इसका जो ऑनसेट है वो कब हो, लेट इन लाइफ हो, क्योंकि इनमें क्या होगा कि कंकॉमिनेंट स्क्विंट की वजह से लायोपिया डेवलप हो जाएगा, तो इतना अच्छा प्रोग्नोसिस नहीं होता. एनाइसोफोरिया जो ये मैंने आपको बताया था कि इसमें इट इज़ अ कंडीशन विच द डेविएशन ऑफ आई बॉल जो होती है ये एक्चुअली क्या होती है, एनाइसोफोरिया है ना, तो ये मैनिफेस्ट नहीं है. तो दिस इज़ एक्चुअली द वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ गेस. इन माइनर्स निस्टैग्मस मैंने आपको बताया था रोटेटरी होता है. वर्टिकल रेक्टाई जो एंगल के बनते हैं वो कितना होता है 23 होता है, और ओब्लिक्स का कितना बनता था 51. ठीक है. इंटॉर्जन जो होती है वो क्या होती है जिसमें जो अपर पोल ऑफ कॉर्निया होता है वो कहाँ पे मूव कर जाता है, नेजली मूव करता है. तो इसका बी आंसर होगा इंटॉर्जन में. ठीक है. एक्सटॉर्जन में क्या होता है वो टेम्परली मूव करता है. ठीक है, अपर पोल. और प्राइमरी पोजीशन में जो प्राइमरी एक्शन होता है सुपीरियर रेक्टस का वो क्या होता है, एलिवेशन करता है प्राइमरी पोजीशन में सुपीरियर रेक्टस. ठीक है. सिनर्जिस्ट मसल्स कौन से होते हैं जो पेयर में काम करते हैं उनको कहते हैं हमारे सिनर्जिस्ट मसल्स होते हैं. और देयर फॉलोइंग कार्डिनल पोजीशंस कितनी होती हैं, 6 होती हैं. बाइनोकुलर सिंगल विजन जो है इट रिक्वायर्स ऑल फैक्टर्स फॉर इट डेवलपमेंट, जो कि मैंने पढ़ा था क्लियर विजन होनी चाहिए, ब्रेन को फ्यूज़ इजीली करना चाहिए, कॉन्जुगेट मूवमेंट्स ऑफ द आई बॉल होनी चाहिए. डिप्लोपिया जो है किसकी करेक्टरिस्टिक फीचर होती है, ऑब्वियसली हमारे पैरालिटिक स्क्विंट की होगी. वर्ड्स फॉर द टेस्ट में पेशेंट को जब डिप्लोपिया होता है तो कितनी लाइट्स देखता है, 3 ग्रीन लाइट्स देखता है और 2 रेड लाइट्स देखता है, हमने देखा था. हेड स्क्रीन इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेविएशन, ये भी मैंने आपको बताया था. टोटल ऑफ थर्मोप्लेजिया क्या होता है जिसमें सारे जो एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं ख़राब हो जाते हैं, ये भी बता दिया था. कंकॉमिनेंट स्क्विंट में क्या होता है मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली सी फॉर कंकॉमिनेंट, और इसमें होता क्या है कि जो हमारा होता है सेंट्रल और एफरेंट पैथवेज ये हमारे होते हैं क्या, ख़राब होते हैं. ठीक है, मतलब कि इंटैक्ट नहीं होंगे, ख़राब होंगे. एफरेंट पाथवे उसका इंटैक्ट होगा. ठीक है. और एफरेंट पाथवे किस में ख़राब होगा, जो आपका है पैरालिटिक स्क्विंट. ठीक है. टॉसिस जो होती है वो किस में होती है, थर्ड नर्व की पैल्सी की वजह से. कंकॉमिनेंट कन्वर्जेंट स्क्विंट जो होता है वो हमें किस में मिलता है आपकी, इसमें ना हम इसकी कॉजेज़ डिफरेंट जो है डिस्कस कर लेते हैं. आपकी जो जुतोई में लिखी हुई हैं कंकॉमिनेंट स्क्विंट की हमने कॉजेज़ देखी थी. रिफ्रैक्टिव एरर हो सकता है, अगर हाइपरमेट्रोपिया होगा तो कन्वर्जेंट स्क्विंट होगी, अगर मायोपिया होगा तो जो है आपका डाइवर्जेंट स्क्विंट होगा, और अगर एस्टिग्मेटिज्म है तो उसमें भी कन्वर्जेंट स्क्विंट होगा. फिर आपकी जो है एबनॉर्मल अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस टू अकोमोडेशन रेशो हो सकती है हाई रिफ्रैक्टिव एरर में. इसके
इसके अलावा कन्वर्जेंस सेंटर जो है वो ख़राब हो सकता है, जैसे कि हमने देखा कि इसमें सेंटर में प्रॉब्लम आती है। तो अगर कन्वर्जेंस सेंटर ख़राब है तो हाइपर एक्टिविटी हो सकती है, हाइपो हो सकती है। अगर कन्वर्जेंस की हाइपर एक्टिविटी होगी तो ईज़ोट्रोपिया होगा, हाइपो एक्टिविटी होगी तो एक्सोट्रोपिया होगा। डाइवर्जेंट सेंटर अगर हमारा ख़राब है तो ऑब्वियसली अगर उसकी हाइपर एक्टिविटी होगी तो एक्सोट्रोपिया होगा, और अगर हाइपो एक्टिविटी होगी तो ईज़ोट्रोपिया होगा। सिंपल सी बात है। और फ्यूजन जो है वो हमारा ख़राब हो सकता है, उस डिफेक्टिव फ्यूजन मैकेनिज्म हो सकता है, डीकम्पनसेटेड फोरिया हो सकता है, जिसकी वजह से अगर फोरिया जो है वो डीकम्पनसेटेड हो तो मैनिफेस्ट हो जाता है। फिर सेकेंडरी सेंसरी इंटरफेरेंस हो सकती है, फॉर एग्जांपल मीडिया ओपेसिटीज़ लाइक कॉर्नियल ओपेसिटी हो सकती है, कैटरेक्ट हो सकता है, रेटिनल पैथोलॉजी हो सकती है लाइक रेटिनोब्लास्टोमा और मैकुलर टोक्सोप्लाज्मोसिस। और रेटिनोब्लास्टोमा भी आपको पता है, हमने देखा था कि स्क्विंट होता है। कंजेनिटल कैटरेक्ट में भी हमने देखा था पेशेंट्स को जो है वो स्क्विंट हो सकता है। निस्टैग्मस के साथ बच्चे आ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हेरिडिटी हो सकता है। तो ये सारे इसके कॉजेज़ हैं। तो अब आप देख लें कि हाइपरमेट्रोपिया में होता है कॉन्कमिनेंट कन्वर्जेंट स्क्विंट होता है। कंजेनिटल मायोपिया जो होता है उसमें जो कन्वर्जेंट स्क्विंट की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। तो कन्वर्जेंट स्क्विंट जो होता है ये आपको किस किस में मिल रहा होता है। कन्कमिनेंट कन्वर्जेंट स्क्विंट मतलब कि मैनिफेस्ट कन्वर्जेंट स्क्विंट, ठीक है। तो ये आपको जो है पैरालिसिस में नहीं मिलेगा ना। पैरालिसिस ऑफ लैटरल रेक्टस मसल जो है ये पैरालिटिक स्क्विंट है, ठीक है। ओपेसिटीज इन द मीडिया में भी मिलेगा। कंजेनिटल मायोपिया में भी आपको मिलेगा। मैंने आपको मायोपिया पढ़ाते हुए बताया था कि सिंपल मायोपिया में, और एक्चुअली क्या होता है कि सिंपल मायोपिया होता है, कंजेनिटल होता है, पैरालिटिक होता है, पैथोजेनिक होता है। जो कंजेनिटल होता है उसमें भी आता है कन्वर्जेंट स्क्विंट, ठीक हो गया। डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ बाइनोकुलर विजन क्या क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो है सिमल्टेनियस परसेप्शन होती है, फिर फ्यूजन होती है इमेजेस की, फिर 3D इमेज बनती है, स्टियोप्सिस होती है। ट्रीटमेंट ऑफ एजोफोरिया जो होती है, मतलब कि आपका जो डेटेंट स्क्विंट है उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो जतोई में इसके ट्रीटमेंट देख लें। करेक्शन ऑफ द रिफ्रैक्टिव एरर होता है। सबसे पहले हमने रिफ्रैक्टिव एरर ठीक करना होता है पेशेंट का, उसके बाद हमने उसको ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइजेस करवानी होती हैं ताकि वो इजीली जो है वो कन्वर्ज कर सके सारा कुछ, ठीक है। प्रिजम्स के थ्रू हम ट्रीट करते हैं, स्पेक्टिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं, सर्जिकली ट्रीट करते हैं, और जनरल न्यूट्रिशन जो है वो हम उसकी मेंटेन करेंगे ऑब्वियसली। तो करेक्शन ऑफ द एरर ऑफ रिफ्रैक्शन, जनरल इंप्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एंड कन्वर्जेंस एक्सरसाइजेस, सो ऑल ऑफ द अबव विल बी हेल्पफुल। उसके बाद कनकमिनेंट डाइवर्जेंट स्क्विंट जो होता है ये हमें किस किस में मिलता है और किस में नहीं मिलता। तो कनकमिनेंट डाइवर्जेंट स्क्विंट जो होता है, अब आ गया जो नॉन पैरालिटिक डाइवर्जेंट स्क्विंट है, मीन्स दैट द पेशेंट इज़ हैविंग द डाइवर्जेंट स्क्विंट, उधर गई हुई है उसकी आंख, डाइवर्ज हुई हुई है। तो ये हमें किस में मिलेगा और किस में नहीं मिलेगा। तो मायोपिया स्टार्टिंग एट द लेटर एज, पैरालिसिस ऑफ द, ऑब्वियसली मतलब ये जैसे ही आप देखो ना पैरालिसिस का वर्ड कहीं भी तो साथ ही हम समझ जाएंगे कि ये पैरालिसिस वाला है। तो पैरालिसिस तो कनकमिनेंट में होती नहीं है। और बाकी यह है कि मायोपिया स्टार्टिंग एट द लेटर एज, उसकी वजह से वी हैव द डाइवर्जेंट स्क्विंट, कंप्लीट लॉस ऑफ विजन की वजह से हो सकता है, और इनहेरेंट न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन की वजह से हो सकता है। ऑल आर द फीचर्स ऑफ पैरालिटिक स्क्विंट एक्सेप्ट, पैरालिटिक स्क्विंट जो होता है उसमें क्या होता है, पैरालिसिस ऑफ द मसल्स का, तो उसमें अनइक्वल फिक्सेशन होती है, ठीक है। सेकेंडरी डेविएशन इज़ ग्रेटर देन प्राइमरी डेविएशन, एबनॉर्मल हेड पोजीशन होती है, और वर्टाइगो भी हमने इसके टेबल में देखा था होता है। एम्ब्लायोपिया नहीं होता। एम्ब्लायोपिया जो होता है वो नॉन पैरालिटिक में होता है। एक्शन ऑफ द राइट सुपीरियर ओब्लीक क्या होता है, राइट सुपीरियर ओब्लीक जो होता है ये लीवो डिप्रेशन करवाता है। मैंने आपको बताया था लीवो डिप्रेशन मतलब कि लेफ़्ट साइड पे देखने में हेल्प करवाता है, नीचे की तरफ। कौन सा वाला, कौन सी वाली आई का दिखाए आपको सुपीरियर ओब्लीक हेल्प करेगा, जो आई होगी एडक्टेड पोजीशन में। एडक्टेड पोजीशन में जो नीचे मूव करवाएगा वो आपका सुपीरियर ओब्लीक है, और एबडक्टेड पोजीशन में जो आपका नीचे मूव आएगा वो आपका इन्फीरियर रेक्टस होगा, ठीक है। एक्सोफोरिया जो होता है ये आपका कॉमन होता है किसमें, एक्सोफोरिया मीन्स दैट आंख जो है बाहर की तरफ गई हुई है और मतलब कि मैनिफेस्ट नहीं है। तो ये किस लोगों में होगा, किन लोगों में होगा एक्सोफोरिया, जो आपके होंगे जो डाइवर्जेंट है ना, तो मायोपिया में होगा, ठीक है। इसकी जो आपकी लिखा हुआ है ना बुक पे हेट्रोफोरिया लेटेंट स्क्विंट, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि ईजोफोरिया और एक्सोफोरिया होता है। ईथोफोरिया हाइपरमेट्रोप्स में होता है, और एक्सोफोरिया जो है मायोप्स में होता है, ठीक है। पैरालिटिक स्क्विंट में क्या होगा आपका, सेकेंडरी डेविएशन इज़ ग्रेटर देन प्राइमरी डेविएशन, ठीक है। और उसके बाद हर्शबर्ग टेस्ट आपका किसके लिए यूज़ होता है, स्क्विंट के लिए यूज़ होता है, ठीक हो गया।
अब ये जोगी के हमारे जो हैं हो गए हैं पास पेपर्स ऑफ द स्क्विंट के चैप्टर के भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और जो आपका था एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन के भी। अब जो यूएचएस पास पेपर्स हैं वो हम दोनों के इकट्ठे डिस्कस कर लेंगे बिकॉज वो इकट्ठे लिखे हुए हैं, ठीक हो गया।